देश भर के अंदर हुई और सभी लोगों को लगा कि यही रास्ता हो सकता है। सभी लोगों को लगा कि गुजरात में होता है तो देश में क्यों नहीं हो सकता है। और 2014 का चुनाव आया। 2014 के चुनाव में यहां पर कैसी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल समाप्त कर चुकी थी और मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल के बाद स्थिति ऐसी थी कि देश में एक ऐसी सरकार कि जिसकी प्रधानमंत्री की कैबिनेट के हर व्यक्ति प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। हर व्यक्ति अपने आप को ही प्रधानमंत्री मानता था। पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था। देश की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं रहा था। विदेशों में देश का सम्मान शायद उस वक्त सबसे नीचे गया हुआ था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, रोज एक नया भ्रष्टाचार, आंतरिक सुरक्षा के ढेर सारे सवाल खड़े हुए थे और ऐसे लगता था कि मानो कभी भी ये हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय दिया कि गुजरात के मुख्यमंत्री 2014 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होंगे। ढेर सारे आंदोलन होते थे। आंदोलन दिल्ली वालों ने तो देखी ही है। ये सब आंदोलनों के बीच में एक ही घोषणा ने एक नए प्रकार का परिवर्तन देश के अंदर, मैं तो इसका साक्षी क्योंकि मैं भी इस वक्त दिल्ली रहता था, उस वक्त दिल्ली रहता था, मैं साक्षी हूं उसका। अचानक परिवर्तन देखा और ये परिवर्तन जो आक्रोश था वो आसाम में परिवर्तित होते हुए मैंने मेरे आंखों से देखा है। जिनको समाज जीवन की परिवर्तनों की नजर है वो आज भी पीछे रिवाइंड करके देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि जो आक्रोश बना तो हुआ था नरेंद्र मोदी के नाम आते ही धीरे 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 आसाम में परिवर्तित होगा कि चलिए चुनाव आ रहा है, पीछे की बात छोड़ दीजिए, मोदी जी के साथ जुड़िए और आगे हम अच्छा कर पाएंगे। ये भी प्रयोग कर कर देख लें। और 14 में मैंने जैसे पहले कहा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और वहां से मोदी जी का अब तक का 7 साल का कार्यकाल चालू हुआ और देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो इसका रेखांकन करना भी बहुत दिक्कत है। यहां बहुत सारे विद्वत जन बैठे हैं, ढेर सारे बड़े बड़े शब्द है, बड़े बड़े शब्द प्रयोग भी हम करते हैं, मगर मैं कहता हूं कि गवर्नेंस, रिफॉर्म, गुड गवर्नेंस, ये सारे जितने शब्द है वो किसी देश की समस्या को समाप्त नहीं कर सकते। कि देश की समस्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, देश की समस्या सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, देश के गौरव को भी संभालना है, देश की संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है, देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। एक अलग प्रकार के दृष्टिकोण की जरूरत होती है और वो जन नेता में ही होती है। उस नेता में ही होती है वो जमीन से ऊपर आए, गरीबों का दर्द समझने वाला आदमी चाहिए। आर्थिक सुधार तो हो सकता है मगर वो आर्थिक सुधार का केंद्र बिंदु क्या हो? अर्थतंत्र के अलग अलग पैरामीटर के ग्राफ हो क्या? ना, आर्थिक सुधार का केंद्र बिंदु देश का गरीब से गरीब व्यक्ति होना चाहिए, तभी जाकर हम देश का विकास करें। सफल शासन की परिकल्पना क्या है? वो कुछ सर्कुलर निकाल देगा, कोई सो कॉल्ड रिफॉर्म कर देगा, इससे सफल शासन होता है ना। मैं फिर से एक बार आगे भी कहा है, मैं टोल हुआ हूं, मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने इस देश के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है, विदेश में देश का गौरव बढ़ाया। समग्र विकास का मतलब क्या है?
देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, छोटे से बच्चे से लेकर वयोवृद्ध व्यक्ति तक निश्चित हो जाए कि इस देश को कोई उंगली उठाकर देख नहीं सकता। इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र खड़ा करना। कई बार हमले होते थे, उरी और पुलवामा में हुआ, दोनों बार, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करी और दुनिया भर के अंदर संदेश गया कि अब भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। और मित्रों, आप लोग इसको देशभक्ति की दृष्टि से देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी के एक साहसिक कदम के रूप में देख सकते हैं, देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी देख सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव उस दिन हुआ। हमेशा इस देश की रक्षा नीति, वैसे तो रक्षा नीति थी ही नहीं, मगर हमेशा इस देश की रक्षा नीति विदेश नीति के शैडो में रहती थी। नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा नीति और विदेश नीति को स्पष्टता के साथ अलग कर दिया। हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं, मगर हमारी सार्वभौमत्व पर कोई अतिक्रमण नहीं चलेगा। ये सारी चीजों का समावेश होता है, तब सफल शासन होता है। आर्थिक सुधार भी जरूरी है, गुड गवर्नेंस भी जरूरी है, गरीबी उन्मूलन भी जरूरी, मगर इससे सफल शासन की व्याख्या नहीं की जा सकती। हमारे संविधान ने पूरा पढ़ ले तो उसके अंदर हमारे सामने क्या लक्ष्य रखे? गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर को उठाकर ऊपर लाना, देश को सुरक्षित बनाना, देश को समृद्ध बनाना, देश को शिक्षित बनाना, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना, देश को संस्कारित बनाना और देश के गौरव को दुनिया में ऊपर तक ले जाना। ये सब इकट्ठा होता है तब एक सफल शासन बनता है, और ये सब इकट्ठा करने में जो नेतृत्व देता है वो सफल शासक बनता है। और नरेंद्र मोदी जी भले अपने आप को विनम्रता से प्रधान सेवक मानते, उनकी मान्यता है, बिलीफ है, मगर मैं कह सकता हूं कि सफल से सफल प्रधानमंत्री अगर कोई है आजादी के बाद तो श्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उन्होंने ये सारे बिंदुओं को समाहित कर कर भारत के गौरव का, भारत के विकास का एक बहुत अच्छा गुलदस्ता बनाया। मित्रों, मैं योजनाओं पर तो 2-4 बातें जरूर रखूंगा बाद में, परंतु मैं नीतियां और योजनाएं किस प्रकार से बनी हैं वो जरूर बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं बनाते वक्त उसके साइज और स्केल को बदल दिया। पहले योजनाएं बनती थी कि इस बजटरी प्रोविजन में हम 10,000 लोगों को, उदाहरण के लिए 10,000 कहता हूं, कोई पकड़ न ले मेरी बात को, एग्जाम्पल के लिए 10,000 लोगों को पक्का कर देंगे। मोदी जी ने निर्णय किया कि देश के हर व्यक्ति को 2022 के पहले हम पक्का कर देंगे। साइज और स्केल दोनों बदल दिए। शौचालय के लिए अभियान पहले भी चलता था, कांग्रेस पार्टी के ये भाई बहन जो है आज भी कहते तो हमारा कॉपी किया है, मगर कितने शौचालय बने थे? 13 करोड़ शौचालय बनाने बाकी थे। अब हर साल 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बहुत हुआ तो 5 लाख। मोदी जी ने तय कर दिया हर घर में शौचालय होगा। इस प्रकार से साइज और स्केल दोनों बदला। नीतियां कैसी बनी? जो केवल और केवल देश हित में थी, व्यक्ति, समूह, राज्य या पार्टी के अनुकूल नीतियां नहीं थी। नीतियां देश हित में बनी। और लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है मित्रों, जब आप देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश को सुरक्षित बनाने के लिए आगे आते हो, तब नीतियां कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य का शासन का बारी तो जनता तय करती है। तो ज्यादातर लोगों ने 60 के दशक के बाद नीतियां ऐसी बनाई जो लोगों को पसंद आए। नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को पसंद आए ऐसी नीतियां नहीं बनाई, लोगों के लिए अच्छी हो ऐसी नीतियां बनाने का काम करा, डरे बगैर काम करा। निर्णय का केंद्र बिंदु 2 ही था। जहां तक सोशल वेलफेयर और आर्थिक बाबतों का
फैसले करने थे या नीतियां बनानी थी, इसका केंद्र बिंदु भारत का गरीब से गरीब आदमी और भारत का नागरिक था। और जहां तक बाकी सारी नीतियां बनानी थी, इसका केंद्र बिंदु भारत था। इसके अलावा कोई और केंद्र बिंदु नहीं रखा। और इसके कारण ढेर सारे अलग, जिसको कह सकते इस प्रकार के फैसले हुए। मैं बहुत हरीडली, क्योंकि मुझे दिया हुआ समय समाप्त होने जा रहा है, मगर बहुत हरीडली मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ फैसले बहुत कठोरता से, नोटबंदी का फैसला, सारे लोग खिलाफ थे। यूपी का चुनाव सर पे था, हमें भी मालूम था, ऐसा नहीं था कि हम नहीं जानते थे। यूपी जैसे बड़े राज्य का चुनाव आ रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की जीतने की संभावना है, मगर धड़ल्ले से नोटबंदी का फैसला लिया। मुझे देश को अब ई पेमेंट की ओर ले जाना है और ए ब्लैक मनी को हम दूर कर रहेंगे। ढेर सारे फैसले, एक नोटबंदी नहीं, ढेर सारे आनुषंगिक फैसले, मगर मैं सब बता नहीं सकता। और उसको भुनाने का एक कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता, सपा, बसपा, सारे लोगों ने प्रयास किया, मगर जब यूपी का चुनाव समाप्त हुआ, सुपड़ा साफ हो गया। जनता मोदी जी के साथ खड़ी रही, क्योंकि इसमें मोदी जी का कोई स्वार्थ नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। इसके बाद 3 तलाक की समाप्ति का फैसला, एक बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लाए थे, राजीव गांधी ने एक दिन के लिए कहा कि भाई 3 तलाक समाप्त करेंगे और हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को अधिकार देंगे जो संविधान प्रदत्त है। दूसरे ही दिन जैसे ही फोन आने शुरू हुए, भाषण करने वाला बदल गया। पहले आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भाषण किया था, फिर अब्दुल रहमान अंतुले ने भाषण किया और फैसला उलट दिया। मगर मोदी जी ने 3 तलाक पर फैसला भी लिया, इस पर डटे हैं और आज देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने का काम। 1 रैंक 1 पेंशन, सारे एक्सपेंडिचर के सचिव से लेकर आर्थिक विभाग के जितने सचिव है, वित्त मंत्रालय के, सारों की ना के बावजूद 1 रैंक 1 में पेंशन का एक संवेदनशील फैसला लिया गया, क्योंकि -45 डिग्री से +45 डिग्री तक देश की सीमाओं पर जो उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको, इसके परिवार को सुरक्षित करना इस राज्य की, इस देश की, इस शासन की जिम्मेदारी होती है। और बहुत बड़ा फैसला 1 रैंक 1 पेंशन का लिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी फैसला कोई नहीं कर सकता था, सेनाओं के बीच में सामंजस्य बिठता ही नहीं था। सरकार ने सामंजस्य बिठाकर सबको एक पेज पर लाकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का फैसला किया। और 2 फैसले मैंने आगे बताया, सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक, सबके मन के अंदर एक बात बिठा दी कि भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, उसको वही जवाब मिलेगा जो मिलना चाहिए। अगर शांति की बात करती है तो भारत सबके साथ शांति चाहता है। अनुच्छेद 370 और 35A, हमारे कार्यकर्ता भी कई बार नहीं मानते थे कभी भी हटेगा। मैं तो कार्यकर्ता बना उस दिन से, मैं पहली बार संघ की शाखा में 12 मार्च 1980 को गया था, तब से लेकर आज तक अनुच्छेद 370 और 35 से हटाएंगे 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 सुनता था। किसी को कल्पना नहीं थी। 19 में मोदी जी को मैंडेट मिला और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को दिया। सबको साथ लेकर पूरे देश भर में एक भी जगह दंगा नहीं हुआ, एक भी जगह फसाद नहीं हुआ। हम पर बहुत आरोप लगते हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी फसाद नहीं है, कहीं पर भी पटाखा नहीं जला और श्री राम जन्मभूमि के निर्माण का फैसला हो गया और आज निर्माण का। ये सारे फैसले, जिसमें फैसले लेने का दम है, वो ही ले सकता है मित्रों, और कोई नहीं ले सकता।